स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ना है सेक्शन 7। सेक्शन 6 तक हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, सेक्शन 7 से स्टार्ट करना है। सेक्शन 7 बात करती है स्टैंडर्ड रेंट की, है ना, मानक भाड़ा। अभी प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था कि रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल, कि स्टैंडर्ड रेंट से जो ज्यादा रेंट है वो नहीं लिया जा सकता। तो वहां पे स्टैंडर्ड रेंट वर्ड आया था कि जो स्टैंडर्ड रेंट होगा वही लेंगे, उससे ज्यादा रेंट जो है नहीं ले सकते। तो स्टैंडर्ड रेंट बताया कहाँ गया है ये आपको पता चलता है सेक्शन 7 में, कि कितना होगा स्टैंडर्ड रेंट, ये बात करती है सेक्शन 7। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं, देखिए स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है स्टैंडर्ड रेंट इन रिलेशन टू एनी एकोमोडेशन नीड्स। तो इन्होंने कोई एकोमोडेशन के रिलेशन में स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा उसका मतलब बताया है। तो इन्होंने पहले पॉइंट में क्या कहा, वेयर रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट हैज बीन फिक्स्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी under the repealed act or prior to the commencement of the repealed act as the case may be by a competent authority under the enactment for the time being in force such reasonable annual rent or fair rent। तो ये बात कर रहे हैं ऐसे स्टैंडर्ड, ऐसे एकोमोडेशंस के स्टैंडर्ड रेंट की जो रिपील्ड एक्ट है। मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि एकोमोडेशन एक्ट के आने के पहले कौन सा एक्ट था जो रिपील्ड हो गया है। तो जो पुराने वाले एकोमोडेशन एक्ट थे उस एक्ट के अंतर्गत किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने या उस रिपील्ड एक्ट के कमेंसमेंट के पहले कोई एकोमोडेशन था जिसका रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने निकाल करके रखा था, मतलब कि क्या होगा ये फिक्स बताया हुआ था, तो उस रेंट को स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। तो पहली वाले पॉइंट में कौन से एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, रिपील्ड एक्ट के अंतर्गत जो हमारा अभी एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 के पहले का जो एक्ट था जो रिपील हो गया है, उस एक्ट के अंतर्गत यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किसी एकोमोडेशन का रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट फिक्स्ड किया था तो वो रेंट को हम स्टैंडर्ड रेंट मानेंगे उस एकोमोडेशन के लिए। भले ही वो एकोमोडेशन रिपील्ड एक्ट के अंतर्गत था, लेकिन भाई एकोमोडेशन खराब तो होती नहीं है, बिल्डिंग तो वो आज भी होगी जब ये एक्ट आ गया, तब भी उस किराए पर जाएगी तो रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसी बिल्डिंग, तो इस क्लॉज को पढ़ने से समझ में क्या आ रहा है कि ऐसी बिल्डिंग्स जो अभी जो हम एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं, तो इसके आने के पहले जो एक्ट्स थे जो रिपील्ड थे, तो ऐसे एकोमोडेशन जो उन एक्ट से गवर्न होते थे जो रिपील्ड हो चुके हैं या उनके पहले भी रिपील्ड एक्ट के पहले के जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके स्टैंडर्ड रेंट क्या होंगे। तो इन्होंने कहा कि जो उस रिपील्ड एक्ट में या रिपील्ड एक्ट के पहले कमेंसमेंट के पहले किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किसी एकोमोडेशन का रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट यदि फिक्स किया हुआ था तो वही रेंट, सच रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट को क्या मानेंगे हम, स्टैंडर्ड रेंट। आज के लिए भी ये इस एक्ट के आने के बाद भी उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन के लिए वही रेंट स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा जो रिपील्ड एक्ट के अंतर्गत किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रीजनेबल एनुअल रेंट या फिक्स फेयर रेंट फिक्स किया था, या रिपील्ड एक्ट के कमेंसमेंट के पहले किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस एकोमोडेशन के लिए रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट जो भी फिक्स किया था, वही रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट आज भी क्या होगा, स्टैंडर्ड रेंट होगा। देन सेकंड वाले पॉइंट में दो कंडीशंस बताई हैं। अब सेकंड वाले पॉइंट में डेट बताई है कि एक पर्टिकुलर डेट पे कोई एकोमोडेशन किराए पर दिया है या नहीं दिया है तो क्या कंडीशन होगी। तो देखिए सेकंड वाले पॉइंट में क्या बताया इन्होंने कि वेयर द एकोमोडेशन was let out means किराए पर दे दिया गया है, where the accommodation was let out on or before the first day of January 1948, जहां पर कोई एकोमोडेशन, कोई बिल्डिंग, कोई भवन 1 जनवरी 1948 को
किराए पर दिया गया है या उसके पहले, ऑन और बिफोर, है ना, 1 जनवरी 1948 के दिन या उसके पहले कोई एकोमोडेशन जहां पर किराए पर दिया गया है। एंड द रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट हैज नॉट बीन सो फिक्स्ड, और ऐसे एकोमोडेशन का रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट जो है फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1 डे ऑफ जनवरी 1948 के दिन या उसके पहले कोई एकोमोडेशन किराए पर दिया गया है और उसका कोई एनुअल रीजनेबल रेंट या फेयर रेंट डिसाइड नहीं किया गया, फिक्स नहीं किया गया है, तब द रेंट, तब कौन सा रेंट आएगा, द रेंट ऑफ दैट एकोमोडेशन as shown in the municipal assessment register, तब फिर ऐसे एकोमोडेशन का वो रेंट स्टैंडर्ड रेंट होता है जो म्यूनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में दिख रहा है, चढ़ाया गया है, और as was realized on the first day of January 1948 whichever is less, या फिर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1948 को यदि उस एकोमोडेशन के लिए कोई रेंट रियलाइज किया गया, डिसाइड किया गया, तो दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम आज के लिए स्टैंडर्ड रेंट मानेंगे उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन के लिए। 1 जनवरी 1948 को या उसके पहले कोई एकोमोडेशन किराए पर दिया गया और उसका किराया फिक्स नहीं किया गया, तो ऐसी कंडीशन में उस एकोमोडेशन का स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन का स्टैंडर्ड रेंट वो होगा जो उस एकोमोडेशन के लिए म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में शो हो रहा है, या उसके लिए 1 जनवरी 1948 को कोई रेंट डिसाइड कर दिया जाए, दोनों में से जो रेंट कम होगा वो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। देन नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया है कि अब जो एकोमोडेशन है वो 1 जनवरी 1948 को किराए पर नहीं दिया गया। सेकंड कंडीशन में यही लिखा है, वेयर द एकोमोडेशन वाज नॉट लेट आउट ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1948। फर्स्ट कंडीशन में जो अभी हमने जस्ट इसकी पहले पढ़ी, 1 जनवरी 1948 को किराए पर दे दिया गया है लेकिन उसका रेंट फिक्स नहीं है। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, 1 जनवरी 1948 को या उसके पहले किराए पर नहीं दिया गया एकोमोडेशन, मतलब 1 जनवरी 1948 के बाद दिया गया होगा, तो ऐसी कंडीशन में द रेंट ऑफ दैट एकोमोडेशन, जो मकान 1 जनवरी 1948 को या उससे पहले किराए पर नहीं दिया गया, तो ऐसे एकोमोडेशन का स्टैंडर्ड रेंट कौन सा होगा, as shown in the municipal assessment register or as could be realized on the first day of January 1948 whichever is less। तो सेकंड वाली कंडीशन में एकोमोडेशन किराए पर ही नहीं दिया गया है 1 जनवरी 1948 को, उसके बाद किराए पर जाना है या किराए उसके बाद किराए पर दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे एकोमोडेशन का रेंट कैसा हो, कितना होगा, जो या तो म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में शो किया गया है या फिर जो 1 जनवरी 1948 को डिसाइड किया जाएगा, दोनों में से जो भी कम होगा वो रेंट होगा। क्लियर? एक्चुअली में ये जो सेक्शन में स्टैंडर्ड रेंट की बात बताई गई है, ये एमपी एकोमोडेशन एक्ट कंट्रोल एक्ट 1961 जो हम पढ़ रहे हैं उसके तब के एकोमोडेशंस की बात नहीं कर रहा है, ये पहले वाले एकोमोडेशंस की कंडीशन इन्होंने क्लियर कर दी। क्यों? ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखो मकान भले ही इस एक्ट के आने के पहले बने होंगे जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आज भाई मकान कभी खराब तो होते नहीं है, लोगों के कितने पुराने पुराने मकान होते हैं जो आज तक चले आ रहे हैं और फिर किराए पर भी है, तो इसलिए ये प्रोविजंस बताए गए हैं कि भाई जो अब आज के जो एक्ट्स है, सॉरी आज की जो एकोमोडेशन है, नए नए जो बिल्डिंग्स बन रही है उनका स्टैंडर्ड रेंट तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट सेट हो ही जाना, तो पता ही कितना होगा, अभी आगे पढ़ेंगे जब हम। लेकिन पुराने मकानों का क्या, जो बहुत पुराने मकान है, भैया 1 जनवरी 1948 के मकान की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ बताओ अंशिका क्या कह रही हो, हैंड रेज किया तुमने? मैम कुछ नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो वेयर द एकोमोडेशन वाज नॉट लेट आउट ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, द रेंट of that accommodation as shown in the municipal assessment register or could be realized on 1st day of January 1948 whichever is less। तो दोनों कंडीशन याद रखना,
तो पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी? पहली कंडीशन हमने पढ़ी ऐसे एकोमोडेशन जो रिपील्ड एक्ट या उसके कमेंसमेंट के पहले जिनका रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है, तो वो रेंट स्टैंडर्ड रेंट होगा आज की कंडीशन में। फिर सेकंड वाले पॉइंट में हमने डेट से पढ़ा कि 1 जनवरी 1948 को जो एकोमोडेशन किराए पर दे दिए गए हैं लेकिन उनका किराया फिक्स नहीं है, तो ऐसे एकोमोडेशन का किराया वो होगा जो म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में शो हो रहा है या जो 1 जनवरी 1948 को डिसाइड कर दिया जाएगा उस एकोमोडेशन के लिए। दोनों में से जो भी कम होगा वो स्टैंडर्ड रेंट होगा। सेकंड कंडीशन, सेकंड की सेकंड कंडीशन, 1 जनवरी 1948 को कोई एकोमोडेशन किराए पर नहीं दिया गया है, तो ऐसे एकोमोडेशन का रेंट वो होगा जो म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में शो हो रहा है या जो 1 जनवरी 1948 को डिसाइड किया जाएगा। दोनों में से जो भी कम होगा वो इसका स्टैंडर्ड रेंट होगा। प्लस इसके साथ अब ये तो जो हमने ऊपर प्रोविजन पढ़ लिए तीनों कंडीशन, ये स्टैंडर्ड रेंट तो होगा, इसके अतिरिक्त इंक्रीज किया जाएगा। अब यहाँ पे वर्ड क्या है? इंक्रीज, मतलब अब साथ में आपको कितना कितना परसेंट और पैसा देना है वो भी। मतलब सपोज करिए कि एनुअल म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में जो किराया बताया है एकोमोडेशन का 4,000 रुपए बताया है, तो 4,000 रुपए किराया स्टैंडर्ड रेंट हो गया उस एकोमोडेशन का, प्लस वो इंक्रीज होगा। पहली कंडीशन देखिए कब इंक्रीज इन द केस ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, अगर वो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन है मतलब नैवासिक भवन है, ऐसा भवन है जो निवास करने के प्रयोजन के लिए, अगर वो रेसिडेंशियल है या एकोमोडेशन यूज फॉर एजुकेशन पर्पस या फिर शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूज होने वाला कोई भवन है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अगर वो बिल्डिंग जिनकी हम ऊपर बात कर रहे हैं 1948 जनवरी 1948 का है या रिपील एक्ट के अंतर्गत की कोई बिल्डिंग है, तो उसका किराया वो होगा जो हम ऑलरेडी 3 पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं, प्लस और इंक्रीज होगा अगर वो रेसिडेंशियल और एजुकेशनल पर्पस के लिए एकोमोडेशन है, तो कितना परसेंट और देना पड़ेगा? बाय 35% ऑफ सच रेंट। तो जो भी रेंट ऊपर के 3 पॉइंट्स में निकलेगा उस रेंट का 35% और आपको इंक्लूड करके देना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोविजन पढ़ने से समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे मकान जो 1 जनवरी 1948 को किराए पर दिए गए या नहीं दिए गए, लेकिन कितनी पुरानी बात हो रही है 1948 के समय की, तो अगर उनका म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में भी कोई किराया होगा या 1 जनवरी 1948 को भी डिसाइड किया गया होगा, तो वो किराया बहुत कम होगा क्योंकि उस वक्त महंगाई बहुत कम थी। तो 1948 के समय किराया कितने हुआ करते थे मकानों के? 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए। आज के टाइम पे वो किराया कितना कम होगा। इसलिए अब जब वो एकोमोडेशन आज भी किराए पर जाएंगे तो वो किराया तो रहेगा ही जो म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में या फिर 1 जनवरी 1948 को डिसाइड किया था, प्लस उनमें इंक्रीज करके लिया जाएगा क्योंकि आज महंगाई बढ़ चुकी है। तो इसलिए इन्होंने बता दिया कि अगर वो एकोमोडेशन रेसिडेंशियल और एजुकेशनल पर्पस के लिए तो 35% किराया, रेंट का 35% और देना पड़ेगा, है ना। जैसे 100 रुपए है, सपोज करिए कोई बिल्डिंग है उसके 200 रुपए किराया था, 200 रुपए का 35% और मिलाएंगे और फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। देन इन केस ऑफ एनी अदर एकोमोडेशन, अब अदर एकोमोडेशन मतलब नॉन रेसिडेंशियल पर्पस, रेसिडेंशियल तो हमने ऊपर ले लिया, रेसिडेंशियल नहीं है मतलब नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर कोई एकोमोडेशन है, देन 70% ऑफ सच रेंट। ध्यान रखना है इसको, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए मतलब निवास करने के प्रयोजन के लिए कोई भवन है या शैक्षिक पर्पस से कोई एकोमोडेशन किराए पर लिया गया है, तो जो भी ऊपर रेंट हमने देखा 3 पॉइंट के अंदर, उस रेंट का 35% और होगा। अदर एकोमोडेशन है कोई अन्य भवन है मतलब नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, अनैवासिक पर्पस के लिए है, तो 70% ऑफ सच रेंट। तो वो रेंट जो ऊपर हमने 3 पॉइंट पढ़ा वो तो होगा ही स्टैंडर्ड रेंट, प्लस उसका 70% देना पड़ेगा। देन एक और कंडीशन है, इन केस द टेनेंट इज नॉट लायबल टू पे द म्युनिसिपल टैक्स and there has been any increase in municipal tax subsequent to the 1st day of January 1948 by an amount equal to such increase.
तो अब क्या कह रहे हैं ये, अब ये कह रहे हैं कि जहां पर जो टेनेंट है वो म्युनिसिपल टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, म्युनिसिपल नगर पालिका कर जो होता है वो देने के लिए लायबल नहीं है, टेनेंट जो है वो लायबल नहीं है, और here has been any increase in municipal tax, और म्युनिसिपल टैक्स में वृद्धि हो गई है। फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1948 के बाद वो जो म्युनिसिपल टैक्स जो है वो बढ़ गया है अब, लेकिन वो जो टेनेंट है वो तो देने के लिए लायबल नहीं है। देन बाय एन अमाउंट इक्वल टू सच इंक्रीज, तो जितना म्युनिसिपल टैक्स बढ़ा है उतना टैक्स, उस टैक्स के इक्वल अमाउंट इसको स्टैंडर्ड रेंट के तौर पर पे करना होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले पॉइंट्स में जो स्टैंडर्ड रेंट है वो तो पे करना ही है टेनेंट को, किराएदार को, प्लस किराएदार ऐसा है जो म्युनिसिपल टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, और म्युनिसिपल टैक्स में कोई इंक्रीज हुआ है, कोई वृद्धि हुई है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1948 के बाद, तो जो स्टैंडर्ड रेंट है वो तो देना ही है किराएदार को, साथ में जो म्युनिसिपल टैक्स जितना बढ़ा है उसके बराबर का अमाउंट भी साथ में वो देगा एज स्टैंडर्ड रेंट, ठीक। देन provided that the increase specified in paragraph A and B shall be permissible only if the accommodation has been kept in good and tenable repair। अब ये कह रहे हैं कि ऊपर A और B वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा कि भाई अगर रेसिडेंशियल पर्पज है और एजुकेशनल पर्पज है तो 35% आपको बढ़ा के देना है किराया, किराए का 35% और देना है, अदर एकोमोडेशन है नॉन रेसिडेंशियल पर्पज के लिए तो 70% देना है। लेकिन ये 35% और 70% इंक्रीज करके आपको किराया तभी देना है जब वो एकोमोडेशन गुड कंडीशन में हो, अच्छी कंडीशन में हो, एंड टेंटेबल रिपेयर, रहवासी योग्य हो। हिंदी में इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम टेंटेबल की। परंतु पैरा का तथा खा में विनिर्दिष्ट की गई वृद्धि केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगी जबकि वह स्थान अच्छी तथा अभिधारी वास्य अवस्था में रखा जाए। अभिधारी मतलब किराएदार, वास्य मतलब रहने योग्य, किराएदार के रहने योग्य अवस्था में यदि वो मकान है तो ही ऐसी इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट जनवरी 1948 का कोई मकान है तो हो सकता है वो जर्जर अवस्था में हो गया हो, बहुत पुराने मकान हो जाते हैं तो हो जाते हैं जर्जर गिरने वाले। अगर ऐसी कंडीशन में कि भैया बहुत गंदी कंडीशन में है, जर्जर है, गिरने वाला, तो फिर उसको किराया बढ़ा करके इंक्रीज, ये जो इंक्रीज बता रहे हैं 35% और 70%, ये बढ़ाकर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी कंडीशन में, आज भी अच्छी कंडीशन में भाई जिसका मकान था उसने पूरा समय समय पर उसको डेंटिंग पेंटिंग करवाता रहा, उसकी मरम्मत करवाता रहा, तो अच्छी कंडीशन में वो मकान, तो फिर वो किराया लेने का हकदार भी है। तो फिर तब ऐसी कंडीशन में अगर वो गुड कंडीशन में, टेंटेबल कंडीशन में है, रहने योग्य कंडीशन में है, तो फिर ये इंक्रीज शायद उसको किराया देना होगा किराएदार, ठीक। क्लियर होता जा रहा है ऋषिका? यस मैम, यस हाँ, मैम। मैम ये सी वाला जो पॉइंट है उसमें जैसे वो टेनेंट लाइबल नहीं है, तो मैम उसके बाद आपने क्या बोला था कि मतलब इक्वल मतलब टू सच म्युनिसिपल टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। और क्या हुआ, फर्स्ट जनवरी 1948 के बाद म्युनिसिपल टैक्स तो बढ़ गया। भाई म्युनिसिपल टैक्स तो प्रॉपर्टी पे लगता है, देता कौन है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ऑब्वियसली बात है टेनेंट तो देगा नहीं, क्योंकि टेनेंट का थोड़ी मकान होता है ना। तो लेकिन म्युनिसिपल टैक्स बढ़ गया तो भले ही टेनेंट डायरेक्ट पे नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्ट तो टेनेंट से लेते हैं हम म्युनिसिपल टैक्स, क्योंकि हमने उसको किराए पे मकान दिया है। तो उस हिस्से में जितना म्युनिसिपल टैक्स लग रहा है तो वो अपन किराए के जरिए निकाल देते हैं और भर देते हैं, एक जनरली जो चलता है। तो अब क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट जनवरी 1948 को बाद म्युनिसिपल टैक्स बढ़ गया तो कौन देगा, भाई मकान मालिक अपनी जेब से तो देगा नहीं। तो वो क्या बता दिया गया उन्होंने कि जितना म्युनिसिपल टैक्स बढ़ा है उसके बराबर अमाउंट जो है टेनेंट को पे करना पड़ेगा एज रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, है ना। तो जो स्टैंडर्ड रेंट ऊपर वो देगा, उसके अलावा अगर ये वाली कंडीशन है तो इक्वल्स टू द म्युनिसिपल टैक्स जो भी इंक्रीज हुआ है उसके बराबर का अमाउंट उसको देना पड़ेगा, ठीक। ओके मैम, ठीक है मैम, ओके। अब है सब सेक्शन इसकी 3। अब और फर्दर कंडीशंस बताइए। इन केस ऑफ एकोमोडेशन नॉट फॉलिंग अंडर क्लॉज 1 और 2। अब बात कर रहे हैं ऐसे एकोमोडेशंस की जो ऊपर जो हमने क्लॉज 1 पढ़ा ना तो उसके अंदर आ रहा है, ना क्लॉज 2 के अंदर आ रहा है।
मतलब रिपील्ड एक्ट के अंदर वाला क्लॉज नहीं है और 1 जनवरी 1948 के अंदर आने वाला एकोमोडेशन नहीं है, उसके अलावा कोई एकोमोडेशन, तो क्या होगा तब देखिए। इन केस ऑफ एकोमोडेशन नॉट फॉलिंग अंडर क्लॉज 1 और 2 एवर, ऐसे भवन की स्थिति में जो उपधारा 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आ रहे। If the accommodation is separately assessed to municipal assessment, the annual rent according to such assessment plus 15% thereon। पहली चीज, जो एकोमोडेशन किराए पर दिया गया है, तो जितना हिस्सा किराए पर दिया गया है, अगर उस हिस्से को म्युनिसिपल असेसमेंट द्वारा सेपरेटली असेस्ड किया गया है, मतलब ऐसा होता है कि म्युनिसिपल असेसमेंट जब होता है तो पूरे मकान का भी हो जाता है कि भाई ऊपर से लेके 3 मंजिल है, असेसमेंट करेंगे इनकी 3 मंजिल है, 2 मंजिल है, 2 मंजिल के हिसाब से टैक्स लगाओ, इस हिसाब से टैक्स लगाओ। कभी कभी सेपरेटली भी असेस्ड हो जाता है कि ठीक है, मतलब जिसका मकान होता है वो बता देता है कि सर इसमें मैं रहता हूँ, ये मैं किराए के लिए लेता हूँ, तो उन्हें सेपरेटली असेस्ड कर दिया। तो ये बता रहे हैं कि यदि कोई एकोमोडेशन को सेपरेटली असेस्ड किया गया है म्युनिसिपल असेसमेंट में, तो फिर द एनुअल रेंट अकॉर्डिंग टू सच असेसमेंट, तो अगर उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन के लिए सेपरेटली असेसमेंट कर दिया गया है, तो वो जितना असेसमेंट किया गया है, जितना किराया, जितना एनुअल रेंट बता दिया है म्युनिसिपल असेसमेंट द्वारा, तो वो एनुअल रेंट पे करना होगा प्लस 15% देयरऑन, प्लस उस पे 15% और। ठीक है, जैसे आपका घर है, आपके घर में 4 पोर्शन बने हुए हैं अलग अलग, चारों पोर्शन को म्युनिसिपल असेसमेंट अलग अलग हुआ है, एक पोर्शन का इतना रुपए किराया, एक का इतना रुपए किराया, एक का इतने रुपए, एक का इतने रुपए, सबका सेपरेटली असेसमेंट किया गया है। तो जिसका जितना किया गया उतना रेंट प्लस 15% देना होगा। इस कंडीशन में अगर वो क्लॉज ऊपर जो हमने क्लॉज पढ़ ली है रिपील एक्ट के अंदर का कोई एकोमोडेशन नहीं है और 1948 जनवरी के तक का कोई एकोमोडेशन नहीं है, तो उसकी बात की बात हो रही है। ठीक, देन इफ बी वाला पॉइंट देखिए, if only a part of accommodation is so assessed, the proportionate amount of the annual rent for the whole accommodation according to such assessment plus 15%। अब क्या हुआ कि उन्होंने पूरा एकोमोडेशन असेसमेंट किया ही नहीं, एकोमोडेशन का किसी पार्ट का असेसमेंट करा सिर्फ, जहां पर भवन के सिर्फ एक भाग का असेसमेंट किया गया है, तो फिर क्या किया जाएगा, द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द एनुअल रेंट फॉर द होल एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू सच असेसमेंट। तो उस असेसमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि भैया एक भाग का असेसमेंट कर दिया, तो जितना भी उन्होंने असेसमेंट किया है उस असेसमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन निकाल लेंगे और उस प्रोपोर्शनल पार्ट को एनुअल रेंट के तौर पे दिया जाएगा प्लस 15% दिया जाएगा। इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, इस वाले बी वाले पॉइंट को देखिए। यदि उस स्थान से केवल एक ही भाग के संबंध में इस प्रकार निर्धारण हुआ हो, तो ऐसे निर्धारण के अनुसार उस संपूर्ण स्थान के वार्षिक भाड़े की आनुपातिक रकम उस पर 15% सही। तो क्या करेंगे कि पूरा जो स्थान है, पूरा जो एकोमोडेशन है, उसका एनुअल रेंट निकाल लेंगे और असेसमेंट के अकॉर्डिंग उसका प्रोपोर्शन निकाल लेंगे कि कितना, मतलब असेसमेंट एक भाग का असेसमेंट हुआ है, इनने कहा है कि एक भाग का जो किराया है वो 500 रुपए होगा या 1000 रुपए होगा, तो उस हिसाब से फिर क्या करेंगे, पूरे एकोमोडेशन का किराया निकालेंगे एनुअल रेंट और उस एनुअल रेंट का प्रोपोर्शन निकाल देंगे असेसमेंट के अकॉर्डिंग और उस पर 15%। ठीक है, चिंता मत करिए, ये इतना डिटेल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो एक बार मैं डिटेल में पढ़ा दे रही हूँ, अभी नहीं तो मेंस में लिखना पड़ेगा तो काम आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो पहला हो गया, अगर सेपरेटली असेस्ड कर दिया, मतलब वो सेपरेट सारे पार्ट्स को असेसमेंट करके चले गए रेंट का, तब तो फिर टेंशन नहीं है। जो रेंट असेस किया वो रेंट प्लस 15%। अब सेकंड कंडीशन में एकोमोडेशन की किसी एक पार्ट बस का असेसमेंट किया है, तो फिर कैसे स्टैंडर्ड रेंट निकालना है। तो यदि एकोमोडेशन की किसी एक पार्ट का बस असेसमेंट किया है, तो द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द एनुअल रेंट फॉर द होल एकोमोडेशन, तो पूरे एकोमोडेशन का जो भी एनुअल रेंट हो रहा है, तो उस एनुअल रेंट का प्रोपोर्शन निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू सच असेसमेंट, उस
असेसमेंट के अकॉर्डिंग उसका प्रोपोर्शन निकाल लेंगे कि भैया एक पार्ट का इतना असेसमेंट है। सपोज करिए आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग में 4 पोर्शन है, तो असेसमेंट एक पार्ट का हुआ, एक पोर्शन का हो गया। एक पोर्शन का कितना बता गए वो 5,000 रुपए, कि इसका 5,000 रुपए एनुअल रेंट होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप पूरे का निकालेंगे। आपने क्या किया, आपने पूरे एकोमोडेशन का एनुअल रेंट निकाल लिया 5,000 रुपए के हिसाब से। पूरे एकोमोडेशन का निकाल लिया, आपने कहा कि ये इसका 5,000 बता गए हैं, हम इसका अभी तक तो 8,000 लेते थे, इसका 10,000 लेते थे, इसका इतना लेते थे, उसका इतना लेते थे। तो पूरा आप कैलकुलेट कर लेंगे साल भर का पूरे एकोमोडेशन का, और फिर पूरा जो किराया एनुअल रेंट निकलेगा उसको आप प्रोपोर्शनेट, मतलब अब आप उसको डिवाइड कर लेंगे, प्रोपोर्शन में बांट लेंगे उस एक पार्ट को हटा करके, कि एक पार्ट का कितना असेसमेंट हो गया है, 5,000 हो गया है। तो उसके हिसाब से आप उसका प्रोपोर्शन निकाल देंगे और प्लस उसमें 15%, और फिर आप जो है रेंट ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए सी वाला पॉइंट, इफ द एकोमोडेशन इज नॉट सो असेस्ड। अब भैया असेसमेंट हुआ ही नहीं है, जो आपका भवन है, जो आपका एकोमोडेशन है, उसका कोई भी असेसमेंट नहीं हुआ है। हिंदी में असेसमेंट वर्ड को क्या यूज किया गया है, यदि उस स्थान के संबंध में इस प्रकार निर्धारण ना हुआ हो, मतलब जो आपको किराया देना है वो उसका निर्धारण नहीं हुआ है, तब द एनुअल रेंट कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द रेंट agreed upon between the landlord and the tenant when such accommodation is first let out, and if it has not been so let out to such amount for which it could be let out immediately after its construction was completed। क्या कह रहा है सी वाला पॉइंट, एक बार हिंदी में देखेंगे। यदि उस स्थान के संबंध में इस प्रकार निर्धारण न हुआ हो तो वह वार्षिक भाड़ा किराया जो उस किराए के, जो कि ऐसे स्थान के प्रथम बार किराए पर दिए जाने के समय भूस्वामी तथा अभिधारी के बीच करार पाया गया था। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जहां पर म्युनिसिपल मतलब म्युनिसिपैलिटी द्वारा यदि कोई असेसमेंट आपका किराए का नहीं किया गया है, तो फिर या किराए का निर्धारण नहीं हुआ है, तो वो जो मकान है वो जब पहली बार किराए पर दिया गया था, और पहली बार जो किराया आपसदारी में भूमि स्वामी और अभिधारी ने, मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने आपस में फर्स्ट टाइम जब वो किराए पर दिया गया था, तो जो किराया पहली बार फिक्स किया था वो किराया एनुअल रेंट माना जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, जहां पर रेंट का कोई असेसमेंट, कोई निर्धारण नहीं हुआ है, तब ऐसी कंडीशन में उस एकोमोडेशन का स्टैंडर्ड रेंट वो होगा जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने पहली बार जब किराए पर दिया था, आपस में जो भी उन्होंने एग्रीड किया था, जो भी एग्रीमेंट के तहत उन्होंने करार किया था, जो भी किराया वो स्टैंडर्ड रेंट होगा। ठीक है, करार पाया गया हो प्रति निर्देश है, निर्देश से। और सेकंड कंडीशन, यदि वह इस प्रकार भाड़े पर नहीं दिया गया था, अब हो सकता है कि वो मकान किराए पर नहीं दिया गया था तब उस टाइम, तब फिर क्या होगा, तो अगर वो किराए पर नहीं दिया गया है तो ऐसी रकम के जिस पर कि उसे उसका निर्माण पूरा हो जाने के ठीक पश्चात भाड़े पर दिया जा सकता हो प्रति निर्देश से संगणित किया जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि यदि किराए पर नहीं दिया गया था, कोई बात नहीं दिया गया था, दिया नहीं गया था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिया नहीं जा सकता था, तो अनुमान से निकाल लेंगे कि अगर ये किराए पर दिया जाता तो कितना रुपए ले सकते थे, तो वो देख लेंगे। यदि वो किराए पर नहीं दिया गया था, तो फिर आज कंडीशन में किराए पर देना है, तो स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, तो ये देखा जाएगा कि जब इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता और उसके बाद उसको किराए पर दिया जाता, तो ये कितने रुपए में किराए पर दिया जाता पहली बार में, तो फिर वो रेंट स्टैंडर्ड रेंट मान लिया जाए। ठीक है, तो सी वाला पॉइंट में ये कहा गया है। क्लियर है, ऐसा एकोमोडेशन जिसका रेंट जो है वो असेस्ड नहीं किया गया है, निर्धारण नहीं हुआ है रेंट का, तो ऐसी कंडीशन में जो ऐसा एकोमोडेशन है उसका एनुअल रेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसका रेंट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा अकॉर्डिंगली, कैसा, जैसा कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने एग्री किया था जब पहली बार किराए पर दिया था मकान,
तो जो भी एग्रीमेंट हुआ था उन दोनों के बीच में जितना किराए के लिए, वो किराए पर नहीं दिया गया था, then to such amount for which it could be let out immediately after its construction, किराए पर नहीं भी दिया गया था तो जैसे ही उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता उसके तुरंत बाद अगर वो किराए पर देते तो कितने रुपए में दे सकते थे, तो वो अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड कंडीशन देखिए अब इसकी, द एनुअल रेंट calculated on the basis of annual payment of an amount equal to 6 into 3 upon 4% per annum of the aggregate amount of the actual cost of construction and the market price of the land comprised in the accommodation on the date of the commencement of the construction। अब क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई मकान जिसका किराया रेंट असेस्ड नहीं हुआ है, अब उसका अगर आपको किराया निकालना है तो आप कैसे एनुअल रेंट कैलकुलेट कर लोगे, तो आप एनुअल रेंट कैलकुलेट कर लोगे जो भी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मकान को कंस्ट्रक्ट कराने में, कंस्ट्रक्शन में जितना भी आपका एग्रीगेट अमाउंट लग गया है, जितना भी आपको खर्चा आया है ना, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का जो भी खर्चा आपका आया है उसका जो भी एग्रीगेट अमाउंट निकल कर आया है प्लस मार्केट प्राइस ऑफ द रेंट लैंड कंप्राइज्ड इन द एकोमोडेशन ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जिस तारीख को आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ उस तारीख को आपकी भूमि की मार्केट वैल्यू क्या है वो देखी जाएगी। ठीक है, तो आपकी भूमि की मार्केट वैल्यू बनाने का खर्चा जोड़ा जाएगा और उस खर्चे का 6 into 3/4% पर एनुअम किराया हम स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जहां पे किराया निर्धारण नहीं किया गया है। क्लियर है, हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। दूसरा वाला पॉइंट, यदि उस स्थान के संबंध में इस प्रकार निर्धारण किराए का नहीं हुआ है तो बता रहे हैं, तो वह वार्षिक भाड़ा जो निर्माण की वास्तविक लागत और निर्माण के प्रारंभ होने की तारीख को, अच्छा निर्माण को प्रारंभ होने की तारीख को उस स्थान में समाविष्ट भूमि की बाजार कीमत। ओके, तो देखिए जो भी आपकी वास्तविक लागत है, मतलब मकान को बनवाने में आपको जितनी भी वास्तविक लागत लग रही है वो प्लस जिस तारीख से निर्माण आपने शुरू किया था उस तारीख को उस स्थान की बाजार कीमत क्या थी। आपने जो है सपोज करिए आपने प्लॉट खरीदा था 4 लाख रुपए में, तो जिस टाइम पे आपने प्लॉट का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया उस टाइम पे आपकी भूमि की जो आपने प्लॉट खरीदा उसकी कीमत कितनी थी, 4 लाख रुपए। तो वो 4 लाख रुपए लिए जाएंगे। फिर आपने मकान पूरा बनवा लिया, आपको मकान बनवाने में 8 लाख रुपए लग गए, तो इन सबको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो 8 4 12 लाख रुपए। ठीक है, तो आपकी वास्तविक लागत, आपको कंस्ट्रक्शन करवाने में जो लागत लगी 8 लाख रुपए प्लस आपका प्लॉट था 4 लाख रुपए का, टोटल 12 लाख रुपए का हो गया आपका मकान। अब इस 12 लाख का 6 into 3/4% निकाला जाएगा, तो 12 लाख का 6 into 3/4% जितना भी निकलेगा वो आपका एनुअल स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। क्लियर है अंशिका, क्लियर है हो रही है बात? मैम एक बार और समझा दीजिए। देखिए ये कंडीशन बता रहे हैं कि अगर कोई एकोमोडेशन है जिसके लिए किराया निर्धारित नहीं किया गया है, रेंट कितना देना है इसका असेसमेंट म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में नहीं है, किराए का असेसमेंट जो है अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में नहीं हुआ है, असेस्ड नहीं किया गया है ना, या इस एक्ट के अकॉर्डिंग किराए का निर्धारण नहीं हुआ है, तब ऐसी कंडीशन में स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड रेंट। तो 2 कंडीशन बता दी। तो पहला तो उन्होंने बता दिया कि जहां पर किराया निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि पहले ही हम पढ़ चुके हैं ये चैप्टर जब हमने शुरू किया तो हमने क्या कहा कि कोई भी मकान जब नया मकान बनता है तो 5 साल तक ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, मतलब 5 साल तक मकान मालिक अपने हिसाब से किराया ले सकता है मकान का अपने। क्लियर है, 5 साल के बाद फिर किराए को क्या करवाना पड़ता है, आरसीए के पास जाकर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करवाना पड़ता है उसको।
5 साल जब आपके मकान को हो जाएंगे बनने के बाद, उसके बाद रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है आपके मकान को किराया फिक्स करेगा। अब ये कह रहे हैं कि किराया फिक्स्ड नहीं है, 5 साल हो गए, 5 साल के बाद भी किराया फिक्स नहीं करवाया, फिर उसके बाद जो है मकान किराए पर देना है या किराए पर था भी, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा? तो पहले वाले पॉइंट में बता दिया, ऐसी कंडीशन में जहां पर किराया निर्धारित नहीं है, असेस्ड नहीं है, उस कंडीशन में वह एनुअल रेंट, मतलब ऐसा एनुअल रेंट होगा जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने आपस में एग्रीड किया था पहली बार जब किराए पर दिया था मकान। मतलब जैसे मेरा मकान बना, मैंने किराए पर दिया, तो मैंने अपना मकान किराए पर दिया था 5,000 रुपए में। 5 साल तक मेरा मकान जो है 5,000 रुपए में किराए पर चलता रहा। हो सकता है बीच में बढ़ भी गया हो, पहले साल में मैंने 5,000 रुपए में दिया, दूसरे साल में 5,000 रुपए में दिया, तीसरे साल में मैंने 6,000 रुपए किराया कर दिया, चौथे साल में मैंने 7,000 रुपए किराया कर दिया, 5वें साल में 7,000 रुपए किराया कर दिया। अब बारी आई निर्धारण की, 5 साल के बाद निर्धारण होना है, निर्धारण नहीं हुआ, चलता रहा। बाद में फिर कोई आया किराएदार, उसने कहा कि नहीं भैया ऐसी थोड़ी, स्टैंडर्ड रेंट पहले फिक्स करवाएंगे हम। तो जब वो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करवाने जाएगा, तो अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है, तो स्टैंडर्ड रेंट कैसे फिक्स करेंगे अगर और खुद अथॉरिटी ने नहीं फिक्स करके रखा है? तो इन्होंने कहा कि ऐसी कंडीशन में स्टैंडर्ड रेंट वो मानेंगे जो पहली बार जब मकान किराए पर दिया गया था, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने जितने पैसे डिसाइड किए थे एग्रीमेंट के द्वारा उस मकान की किराए की, तो वो होगा एनुअल रेंट, पहली कंडीशन। यदि वो मकान जब बना उसके बाद किराए पर दिया ही नहीं था मकान मालिक ने, तब फिर कैसे उसका एनुअल रेंट निकालेंगे? तो अगर किराए पर नहीं भी दिया था, तो भी उसका जो एनुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट हमें निकालना है, वो अंदाजे से निकाल लेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होने के तुरंत बाद यदि मकान मालिक किराए पर देता तो कितने का देता। तो वो सब आसपास की लोकेलिटी है ना, वहां पे आसपास जो मकान है कितने रुपए में किराए पे जाते हैं, उस सबको देख करके निकाल दिया जाता है। तो ये सारी कंडीशन देख करके अनुमान लगा लेंगे कि अगर किराए पर देते तो कितने रुपए में दिया जा सकता था, वैल्यूएशन कर लेंगे पूरा, तो उस हिसाब से फिर फिक्स करके वो स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा। फिर जो सेकंड वाली कंडीशन है उसमें इन्होंने परसेंटेज बता दिया कि और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं बन रहा है निकालते, तो फिर ऐसा कर लो। कैसा कर लो कि जो भी आपने मकान अपना बनवाया है, उस मकान को बनवाने में जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी आई है, आपको मकान बनवाने में जो भी वास्तविक निर्माण लागत आपकी निकल कर आई, आपको मकान बनवाने में 8 लाख रुपए लग गए, और जिस तारीख को मकान बनवाना आपने शुरू किया था, आपने कंस्ट्रक्शन निर्माण पहली बार प्रारंभ किया था, उस तारीख को मार्केट वैल्यू क्या थी लैंड की, प्लॉट आपने खरीदा था, प्लॉट की मार्केट वैल्यू क्या थी, 4 लाख रुपए थी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो जो भी आपकी वास्तविक निर्माण लागत थी और निर्माण के प्रारंभ होने की तारीख को उस स्थान की जो भूमि की बाजार कीमत थी, उनको संकलित करा जाएगा। उस संकलित मतलब जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा दोनों कॉस्ट को, मतलब 8 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, तो हो गए 12 लाख रुपए। तो अब इस 12 लाख रुपए का 6 इंटू 3/4% निकाला जाएगा, जो भी निकल कर आएगा वो होगा आपका एनुअल स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की एक्चुअल एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस मार्केट प्राइस ऑफ द लैंड, वो भी कब की, कौन सी मार्केट प्राइस लगनी है, जिस तारीख को निर्माण प्रारंभ हुआ था उस तारीख को बाजार मूल्य क्या था, वो जोड़ा जाएगा, उसका 6 इंटू 3/4% पर एनुअम के बराबर वार्षिक किराया जो है कैलकुलेट किया जाएगा। इनमें से जो भी कम हो, लास्ट में क्या लिखा है, सबसे नीचे लिखा है इनमें से जो भी कम हो, सबसे नीचे लिखा हुआ है विच एवर इज लेस, मतलब ये दो कंडीशन बताई है, तो इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से किराया निकालेंगे उस मकान का, पर्टिकुलर मकान का, तो दोनों में से जो भी कम निकल के आएगा वो किराया स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दिया जाएगा उस मकान का हमेशा के लिए। ठीक है, पहले वाले पॉइंट में देखेंगे कि किराएदार ने मकान को 5,000 रुपए में किराए पर दिया था, तो यहाँ पर पता चल गया कि भाई किराए पर 5,000 रुपए में दिया था। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट के हिसाब से निकाल लेंगे कि मार्केट वैल्यू इतनी थी,
निर्माण लागत इतनी लगी, उसका 6/34% निकाला तो पता चला 8,000 रुपये निकल कर आया, है ना। तो फिर दोनों में से कम कौन सा है? 5,000। कि पहली बार किराए पर दिया था तो 5,000 में दिया था, तो उसका स्टैंडर्ड रेंट 5,000 रुपये फिक्स हुआ। उल्टा हो जाता, इसने किराए पर 8,000 रुपये में दिया था और जब ये वाली वैल्यू निकाली 6/3/4% निकाली तो 5,000 निकल कर आया। तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये 5,000 रुपये फिक्स हो जाएगा स्टैंडर्ड रेंट। क्लियर है? यस मैम। तो आई थिंक आज के लिए पर्याप्त है, बहुत ज्यादा हो गया एक ही सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, अभी क्लास के बाद एक बार अच्छे से पढ़ लेना और अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ लेना। ठीक है, चलो मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। बाय।